नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई थी तो वो प्रिंट मीडिया से उसका आरंभ हुआ था। फिर वक्त गुजरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आया तो टेलीविजन की शुरुआत होती है। फिर वहां पर टेलीविजन न्यूज, टेलीविजन व्यूज, या उसके अंदर कई बार एक वीकली शुरुआत में एक पत्रिका आया करती थी जहां पर हफ्ते भर का एक खबरें या कभी कभी फिल्म्स डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर दिखाई जाती थी। फिर वक्त बदला, टेलीविजन की न्यूज का प्रचार प्रसार हुआ, बहुत सारे चैनल खुले और एक किस्म से कहा जाए तो पूरा का पूरा जो न्यूज मीडिया था वो एक व्यापार में बदल गया। न्यूज उस सारे दौर में कहीं खो गई और फिर बाद में आया वर्चुअल मीडियम, डिजिटल मीडियम, सोशल मीडियम जिसे कहते हैं। और वहां पर लोगों को ये मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना चैनल खोलकर लोगों तक अपनी बात बिना ज्यादा पैसा लगाए पहुंचा सके। ये लोकतंत्र की जीत थी। ये दरअसल मानवता की जीत थी कि उन्होंने ऐसे माध्यम पैदा किए जिसके द्वारा आम आदमी को भी एम्पावर किया जा सकता था। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां प्रिंट मीडिया भी अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो गंवा रहा है चंद न्यूज़पेपर को छोड़कर। और टेलीविजन का न्यूज मीडिया तो अब ऐसा लगता है कि जैसे शायद एक वन साइडेड हो गया है। उनमें से एक जो बड़े मीडिया मुगल हैं, मुकेश अंबानी जी, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। उनके भारत में इस समय लगभग 70 मीडिया आउटलेट हैं। अब जब मैं मीडिया आउटलेट की बात करता तो उसमें मीडिया के बहुत सारे जो एवेन्यूज हैं वो सब आ जाते हैं। तो जो प्रभुत्व है बेसिकली अब भारत में, जो उद्योगपति हैं बड़े, उनका इस कदर हो गया है कि जहां पर न्यूज खो गई है, व्यूज भी खो गए हैं और अब सिर्फ सेंसेशनलिज्म यानी कि एक किस्म की पीत पत्रकारिता ही आपके सामने आपको नजर आ रही है। अब कुछ चैनल ऐसे आए हैं खासतौर से सोशल मीडियम के ऊपर जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो खोई हुई विश्वसनीयता को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शायद सरकारों को या व्यवस्थाओं को ये कई बार नागवार गुजरता है कि जो नए मीडियम है, जो नया युग है, सोशल मीडिया है, जो कई बार टक्कर दे रहा है उस माध्यम को जो काफी हद तक इस समय सरकारी नियंत्रण में आ चुका है। तो सरकार सोचती है कि इस मीडियम को, इस माध्यम को हम किस रूप में अपने कब्जे में लें। चुनौतियां पहले भी थी, चुनौतियां अब भी हैं। इसी चुनौती के ऊपर बात करने के लिए क्या अब सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ज्यादा प्रभावी, ज्यादा विश्वसनीय हो गए हैं और एक बहुत बड़ी संख्या लोगों की जो सीरियस वॉचर्स हैं वो वास्तव में ही अब सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स की ओर मुड़ गए हैं। ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है सत्य की, ये जीत है नैतिकता की और ये जीत है भारत के आम जनमानस की जो अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी विषय के ऊपर कि क्या अब सोशल मीडिया के चैनल्स ज्यादा प्रभावी और विश्वसनीय हो चले हैं, इस पर बात करने के लिए जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जो मध्य प्रदेश से हैं, उनका भी अपना एक चैनल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं और सूक्ष्म पकड़ रखते हैं। हमारे साथ हैं दीपक शर्मा जी जिनका यूट्यूब चैनल पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में फेमस है। स्वागत है आपका, बहुत बहुत आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। इस बीच कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके भी हम व्यू पॉइंट्स हैं वो लेंगे। दीपक शर्मा जी, मुझे मालूम नहीं आपके पास कितना समय है हमारे साथ रुक पाने का, तो मैं सबसे पहले आपको ही आमंत्रित कर लेता हूं। और बीच में संजय शर्मा भी आ रहे हैं थोड़ी देर को, तो शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं आज कहीं, तो बीच में रुक के 10-15 मिनट को शायद जुड़ेंगे हमारे साथ में। सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव और कुछ चैनल्स की बहुत बढ़ती हुई विश्वसनीयता, जिनमें से आपका भी एक चैनल है, प्रकाश जी का है, और एक छोटा मोटा चैनल आपके इस मित्र का भी है जो आपके सामने इस समय है। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में डर है
ये डर किस किस्म का है और ये नकेल कसने की तैयारियां क्या है, इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा दीपक शर्मा जी। जी नहीं, बोहरा साहब आपने एकदम ठीक कहा कि सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है और सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि गोदी मीडिया पर, सरकारी मीडिया पर, या आप यूं कहें कि जो हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया है, उस पर जितना फोकस किया मोदी सरकार ने, मोदी के मंत्रियों ने, मोदी के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, आज उसको उसका इतना डिविडेंड नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है कि पिछले कुछ सालों में, और मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के आधार पर, जिस तरह से डिजिटल मीडिया ने ओवरटेक किया है सैटेलाइट मीडिया को। मैं सैटेलाइट मीडिया प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी चैनल्स हैं ये सब सैटेलाइट चैनल्स हैं। चाहे आप आज तक ले लें, इंडिया टीवी ले लें, तकरीबन देश में आज भी जो एक्टिव न्यूज़ चैनल हैं मैं जिनको लाइसेंस दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 125-150 चैनल हैं, रीजनल और मुख्य धारा के अंग्रेजी हिंदी भाषाई चैनल हम मिला लें, सब के सब सैटेलाइट पर रहे। लेकिन मोदी जब आए हैं 2014 के बाद, तेजी से मीडिया की टेक्नोलॉजी बदली है, प्लेटफॉर्म बदल गया है, व्हीकल बदल गई है, और आज की तारीख में जो डिजिटल मीडिया है, निसंदेह वो सैटेलाइट मीडिया से कहीं ज़्यादा आगे है। आप ज़्यादा दूर नहीं, जो आंकड़े हैं टेलीविज़न की बिक्री के, आप आंकड़े देख लीजिए, आप केबल नेटवर्क के आंकड़े देख लीजिए, उसमें बहुत तेज़ी से सैटेलाइट मीडिया सिमट रही है। और इस प्लेटफॉर्म में जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म जुड़ा है, उसका जो सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, जो मंच है वो यूट्यूब है आज की तारीख में, भारत में नहीं दुनिया में। और यूट्यूब में जिस तरह से ब्लॉगर्स आए, जिस तरह से पत्रकार आए, जिस तरह से संजय शर्मा जैसे चैनल आए, इस तरह के जो चैनल वहाँ पर मशरूम किए और उनको जो रिस्पांस मिला, और मैं यूँ कहूँगा कि गोदी मीडिया की जो स्पेस है, एडिटोरियल स्पेस, उसको अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट एडिटोरियल पॉलिसी से कह लीजिए या नज़रिए से कह लीजिए, डिजिटल मीडिया में जो प्राइवेट चैनल्स हैं, जो नॉन मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पे आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप आज तक का एग्जाम्पल लीजिए या आप इंडिया टीवी का एग्जाम्पल लीजिए। दिन भर अगर आप सरकार की खबरें दिखा रहे हैं कि मोदी अब कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मोदी जो है अब अमेरिका पहुँच गए, अब मोदी जो है थोड़ी देर में व्हाइट हाउस जाने वाले हैं, और उधर संजय शर्मा का 4 PM ये दिखा रहा है कि विपक्ष की बैठक हो रही है और विपक्ष की बैठक किस तरह से घेराबंदी कर रही है, या आप एक क्रिटिकल कमेंट्री दे रहे हैं मोदी की, तो जाहिर तौर पर जो सच की तलाश में व्यूअर है, जो सच देखना चाहता है, जो पर्दे के पीछे जो सच्चाई उसको देखना चाहता है, वो संजय शर्मा के चैनल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे आज तक को या इंडिया टीवी को, या जो एजेंडा चैनल हैं, चाहे अर्नब गोस्वामी का चैनल, उसको कम देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एडिटोरियली अगर आप देखें तो गोदी मीडिया से ये जो यूट्यूबर्स हैं वो आगे निकल गए, वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, और उनका जो कंटेंट है वो कंटेंट काफ़ी रिच है, काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी एग्रेसिव है। कोई भी, मुझे लगता है कोई भी दर्शक, चाहे वो भाजपा के समर्थन में हो या भाजपा के विरोध में हो, कोई भी दर्शक सरकार की चाटुकारिता, सरकार का, आप कह सकते हैं, विज्ञापन नहीं देखना पसंद करता। उसके लिए दूरदर्शन ऑलरेडी है, उसके लिए ऑल इंडिया रेडियो और भी कई माध्यम हैं। तो जहां मुझे लगता है कि गोदी मीडिया ने जो सबसे बड़ी गलती, गोदी मीडिया के साथ दो चीजें हुई। एक तो सरकार की तरफ पूरी तरह झुके 2014 के बाद, कंटेंट को डाइल्यूट किया, और दूसरी गलती उनके साथ ये हुई कि टेक्निकली अगर आप कहें, साइंटिफिकली कहें, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसमें सैटेलाइट के फुटप्रिंट्स कम होते चले गए। तो एक तरफ सरकार के पक्ष में बिछ गए, और दूसरी तरफ जिस मंच पे वो थे, सैटेलाइट पर थे, वो सैटेलाइट के फुटप्रिंट सिमटते चले गए और डिजिटल आगे बढ़ गया। दो चीजें उनके साथ हुई, और आज इसीलिए आप देखें चैनल में छटनी हो रही है, चैनल्स के रेवेन्यू धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अभी मैंने कल ही पढ़ा कि एबीपी ने अपने कुछ रीजनल चैनल्स बंद कर दिए हैं, और भी कुछ चैनल बंद करने जा रहे हैं। आज की तारीख में पूरी तरह से डिजिटल पर फोकस कर रहा है। और अगर आप उसका डिजिटल चैनल देखें, जो बिहार आज तक है या उत्तर प्रदेश आज तक है, वो जो मेन स्ट्रीम आज तक का चैनल है, उससे उसकी एडिटोरियल पॉलिसी बहुत फर्क है। आज तक अपने यूट्यूब में, जो यूट्यूब के उसके जो चैनल हैं रीजनल,
उसमें कहीं ज्यादा आक्रामक होता है, कहीं ज्यादा एग्रेसिव होता है, जबकि खुद के चैनल में सिर्फ आप मोदी और मोदी की तारीफ दिखेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि देश में चाहे जो भी दर्शक हो, किसी भी पाले में हो, लेकिन खबर वो सच्ची देखना चाहता है, खबर वो क्रिटिकल देखना चाहता है, असेसमेंट देखना चाहता है, और इस वजह से जो यूट्यूबर्स हैं वो आगे निकल रहे हैं। जी, इस बीच संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं 4 PM से। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस समय कहीं बिल्कुल जाने की तैयारी में थे और आपने थोड़ा सा वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए। तो सबसे पहले आपका आभार और आपको बधाइयां। आपका चैनल भी दीपक जी के चैनल की तरह और प्रकाश जी के चैनल की तरह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, बल्कि आईना दिखाने का काम कर रहा है उन लोगों को जो वास्तव में आईने को भूल चुके हैं। संजय शर्मा जी, वास्तव में ये बात सही है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स प्रभावी हो गए हैं, विश्वसनीय हो गए हैं, और उस विश्वसनीयता को स्थापित करने में आप जैसे व्यक्ति, प्रकाश जी, दीपक जी, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। और एक और योगदान है, एक और शब्द मैं यूज करूंगा, वो है साहस, करेज। ये करेज है जो इनको खड़े रखे हुए है, अदरवाइज तो एक लंबी कतार है जो कि साहसहीन लोग हैं। इन लोगों के बीच में साहस करके खड़ा होना और बात करना बहुत बड़ी बात है। तो आपका सबका अभिनंदन है, मैं तो कहूंगा। संजय जी, आप क्या कहेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, दीपक जी की, प्रकाश जी की, तो विश्वसनीयता भी ज्यादा हो रही है। आप क्या कारण देखते हैं कि लोग मुड़कर आपके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं? शुक्रिया दिनेश सर, इतने प्यार भरे शब्दों के लिए। आपका ये प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। और दीपक जी ने जैसे कहा कि सोशल मीडिया पे लोग इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। मुझसे एक सज्जन ने कहा कि आप सरकार के मोदी जी के अच्छे काम क्यों नहीं दिखाते, आप उनकी तारीफ क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा, सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो कोई एहसान थोड़ी ना है। सरकार आती इसीलिए कि वो अच्छा काम करे। विपक्ष नहीं, जो सत्ता में था वो नहीं कर पाया, इसीलिए आपको चुना है। आप अच्छा काम करेंगे ये पत्रकार का बताना काम नहीं, आप आते इसलिए। लेकिन आप कोई गलती कर रहे हैं तो पत्रकार का काम आईना दिखाना होता है, आपको बताना होता है आप गलती क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज आ रही है, मैं कह रहा हूँ सत्ता की आप चापलूसी करिए तब भी मुझे उतना समस्या नहीं है कि आपको अपनी आर्थिक ताकत बढ़ानी है, आप सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा मुझे ये बोरा जी नजर आता है कि जब अंबानी के चैनल दिन भर बैठ के हिंदू मुसलमान का खेल करना शुरू करते हैं। अंबानी के चैनल दिन भर समाज को बांटने के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं कि जिससे पढ़ के किसी भी समुदाय का खून खौल जाएगा। जानबूझ के वो ऐसे शो करते हैं जिससे दो समुदाय के बीच में दूरी बढ़े। और मैं तो एक बार कह रहा था कि आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी क्या चाहती है, वो चाहती है कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी बढ़ जाए, उसका काम आसान हो जाए। तो मुझे तो लग रहा है कि अंबानी जी का चैनल इसमें इस काम के लिए, आईएसआई के लिए बहुत मुनफीक काम कर रहे हैं कि वो दिन भर ऐसी आग लगाते हैं और खुद जब अंबानी जी जाते हैं तो दुबई में रहने के लिए हजारों करोड़ का बंगला खरीदते हैं। तो जो जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि सच क्या है। आप देखिए दीपक भाई, केवल अभी मुझे लगता है साल भर भी नहीं हुआ होगा, इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया। और आज की तारीख में कि एक तो मजाक होती है, कुछ महीनों में 12 लाख सब्सक्राइबर की एक पूरी फौज खड़ी हो जाए। अच्छे से अच्छे लोग रहते हैं, दीपक जी एक वीडियो डालते हैं और 5 लाख 7 लाख 8 लाख लोग उनको 24 घंटे में देखते हैं। मजे की बात यह, कल मैं बैठ के देख रहा था कि जो ये मेन स्ट्रीम के चैनल है उन्होंने मोदी जी की कवरेज दिखाई, सोशल मीडिया पर डाला। तो बोरा जी, सब दर्शकों से कह रहा हूँ जाके देखिए मोदी जी की कवरेज। आज तक यूट्यूब पे खोलिए, देखने वाले कितने लोग हैं, 4000, 3000, 5000। जी न्यूज पे खोलिए, अर्नब के शो पे खोलिए, संख्या आपको 20,000 से नीचे कम मिलेगी। दीपक जी के शो पे 20,000 के मुकाबले में 6 लाख लोग, 7 लाख लोग, 8 लाख लोग। तो आपको इससे समझ आना चाहिए। कल मैं, वोरा जी आप तो चूंकि बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन कल मैं रिपोर्ट देख रहा था कि अंबानी के चैनल आज तक कुछ एक साल में, वित्तीय वर्ष में 435 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उनकी जो उनकी जो बजट, वो इनकी डिटेल जो रिपोर्ट आई है, 435 करोड़ रुपए के कम विज्ञापन मिले हैं। तो विज्ञापन कौन देता है? विज्ञापन वो लोग देते हैं जो देख रहे हैं कि ये टीवी चैनल देखा जा रहा है। तो विज्ञापन दाताओं ने देखा कि इनके टीवी चैनल देख ही नहीं रहे हैं कोई, तो आप एक साल में 435 करोड़ रुपए आप नीचे आ गए। लेकिन उसके रुपए की भरपाई कैसे करनी है? उसके रुपए की भरपाई करनी है कि आपको सरकार आपको पैसा देगा। अभी एबीपी उत्तर प्रदेश में शिखर सम्मेलन करने जा रहा है। हर साल में 4-4 शिखर सम्मेलन करते हैं। सरकार का, योगी सरकार पता है कितना रुपए देगी? करोड़, 2 करोड़।
आप ताज में करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तो सरकार हमारे टैक्स का पैसा क्यों देगी टीवी चैनल को? तो वो इसलिए देगी क्योंकि आप दिन भर बताते रहे कि योगी जी या शिवराज जी या भी कोई भी मुख्यमंत्री, धामी जी सबसे अच्छे हैं, और बदले में शिवराज जी, धामी जी, योगी जी आपको करोड़ों करोड़ों रुपए के पेमेंट करते रहेंगे। मैंने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से पूछा, उत्तर प्रदेश में शिशिर जी, मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा आरटीआई में मैं जवाब मांग रहा हूँ, जवाब दे दीजिए कि ये जो शिखर सम्मेलन हुए हैं पिछले 4-5 सालों में किस टीवी चैनल को कितना रुपए दिया है। मेरी बात टाल गए, मैंने आरटीआई में पूछा है, मुझे यकीन है आरटीआई में जवाब नहीं दिया जाएगा। बोरा जी, एक समस्या ये आ रही है कि देश का जनमानस इन यूट्यूबर्स पर इनको बहुत आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। दीपक जी को पूरी दुनिया देख रही है, केवल भारत नहीं देख रहा। वो 100-150 देशों में दीपक जी देखे जा रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर जो सच बोल रहा है वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आज सुबह से मैंने एक शो किया, वी जी का, बड़े फेमस इंसान है, आज अमेरिका से सुबह से 6 फोन आ चुके। तो वो आपकी समस्या ये है कि आप जो छुपाना चाह रहे हैं यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया, वो सच दिखा रही है। क्यों नहीं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत हुई कि 70 सीनेटर ने लेटर लिखा? कम बड़ी बात है, 70 सांसद सत्ता दल के हों, वो लिखें कि मोदी जी के रहते हुए देश में लोकतंत्र की, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा हुआ है। किसी मेन स्ट्रीम पे खबर नहीं थी। वहां पे खबर क्या थी? सुशांत सिन्हा दिखा रहे थे एक होटल में बाइबल मिल गई है। ये खबर हो रही है। बताइए, हम कई होटलों में रुके जहाँ गीता भी रखी, गीता भी मिली हमें रखी हुई है, बाइबल भी मिली रखी मिली। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क है गीता, कुरान और बाइबल में? जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल यही जहर दिखा रहा है। और क्यों लोकप्रिय, इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। आज मुझे मेरे फैमिली में बताया, मेरी वाइफ ने कहीं पढ़ा, वो लेकर आई फोन पे कि अब तुम्हारा भी नंबर आ रहा है। मैं कहा क्या मतलब? उसने दिखाया कि केरल में जीएसटी ने यूट्यूबर्स के छापे मारे हैं। दीपक जी, आज की खबर है, शायद आपने देखा होगा। अब वो यूट्यूबर पे छापे मारे हैं कि साहब इनकी आमदनी जो है, इन्होंने जीएसटी नहीं भरा, यूट्यूब का पैसा अमेरिका से आ रहा है, टैक्स काट के आ रहा है, लेकिन आपके यहाँ छापे डालने हैं, इनकम टैक्स को डालने हैं, जीएसटी जाने। मैं तो अपनी मिसेज को हंस रहा था, मैं कहा बड़ी बेइज्जती हो रही है, मैं इतने दिनों से इंतजाम कर रहा हूँ, इनकम टैक्स से कोई रेड मारने नहीं आ रहा मेरे यहाँ। तो हमें पता है कि इनकम टैक्स भी आएगी, ईडी भी आएगी। मैं तो इस प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ। मेरे यहाँ तो ईओडब्ल्यू की जांच भी हो गई, एसटीएफ भी मुझसे निपट चुकी है, एसटीएफ ने मुकदमा भी कर दिया। तो हम तो इस प्रक्रिया से निपटे हैं। जहाँ साहस की बात कही आपने बोरा जी, जिंदगी में वो जो संस्कृत में है ना कि तुलसीदास जी लिखा है, भय आहार मैथुन, जितना करोगे ना उतना बढ़ता चला जाएगा। डर की एक दुनिया होती है, अपने आसपास डर पैदा कर दो तो डर और बढ़ जाएगा। और क्या करेंगे मैक्सिमम, हो ये वही जो राम रचे राखा, जो ईश्वर ने लिखा है वो मंजूर होगा। ये जो प्यार मिलता है जनता का, लोगों का ये भरोसा मिलता है, ये किसी भी पूंजी से बड़ी पूंजी है। दीपक भाई हीरो की तरह हैं। दीपक भाई किसी, मैंने देखा है दीपक भाई के साथ, मैं एक दिन एयरपोर्ट पे था दीपक भाई के साथ, 25 लोग 30 लोग दीपक भाई की सेल्फी ले रहे थे। ये आज तक में जितने दिन रहे इन्होंने आज तक में तहलका मचाया। मुझे नहीं लगता कि इतनी दीवानगी लोगों की अंदर से, दीवानगी की तरह लोग पैदा हो रहे हो, जो अंदर से एक सेल्फी लेना और रूटीन में सेल्फी लेना, खुश होकर दीवानगी की तरह सेल्फी लेना, ये अलग बात है। ये एक नई दुनिया है, इस भारत की दुनिया है जहाँ पे ये जा रहे हैं। तो लोगों के दिलों में, और लोग कहते हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखा जाएगा कि कौन सत्ता की चाकरी कर रहा था और कौन सत्ता को आईना दिखा रहा था, देश के साथ खड़ा था। तो ये वो वक्त है जो देश के उन्माद में, पुलवामा की घटना के बाद, देश में उन्माद के बाद 37% लोग ही एक विचारधारा के साथ खड़े थे। देश का 63% जनमानस उस उन्माद में भी अलग खड़ा हुआ था, क्योंकि वो 63% चाहता था कि देश में हिंदू मुसलमान की बात ना हो, देश में एकता की बात हो। तो आप भले वो बाबा बागेश्वर आ जाएं, भले वो मनोज मुंतशिर आ जाएं, वो हिंदू मुसलमान का ऐलान करते रहे, लेकिन देश अभी भी हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के खड़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना के साथ खड़ा है, अशफाक उल्लाह के सपनों के साथ खड़ा है, वीर अब्दुल हमीद के साथ खड़ा है। तो इनकी जहरीली बातों को रोकने का तरीका है कि कोई दीपक शर्मा, कोई प्रकाश हिंदुस्तानी, कोई दिनेश वोरा जी जैसे खड़े हैं और भेड़िए की आंख में आंख डाल के बात करो तो वो अपनी परछाई से भी डरता है। आप सीना तान के बात करिए, कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ईडी और सीबीआई से डरना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, देश आपको सलाम करेगा। और ये प्यार जो है ना, ये पूंजी जो है, ना भी कोई प्यार करे तो आपकी ड्यूटी है देश के प्रति, आपकी ड्यूटी है समाज के प्रति। आप जो कर सकते हो, आप इस देश के समुदायों में प्यार बांटने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए काम करिए। प्यार को जितना बांट सकते हो, जितनी मोहब्बत की दुकानें खोल सकते हो राहुल गांधी की तरह, उतनी खोलते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए। वोरा जी, ये प्यार दुगनी तिगनी ताकत से समाज आपको वापस जरूर करता है। और अपने रात को नींद नहीं आएगी जब आप सुशांत सिन्हा बनने की कोशिश करेंगे, और जब आप रूप का लियाकत, और जब आप अर्नब गोस्वामी, और जब आप सुधीर चौधरी बनने की कोशिश करेंगे। आप सोचिए, तिहाड़ जेल में रिश्वत मांगने के आरोप में एक पत्रकार,
उसी आज तक चैनल में मीटिंग हुई थी। ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे एन के सिंह जी, यही राजदीप सरदेसाई जी, यही सारे लोग मीटिंग में बैठे थे। आज तक के दफ्तर की मीटिंग थी और मीटिंग में तय किया गया कि ये संस्था इलेक्ट्रॉनिक चैनल के संपादकों की संस्था है। इसमें कोई ऐसा पत्रकार नहीं रह सकता जिसने रिश्वत मांगी हो, जो रिश्वत मांगने के आरोप में जेल गया हो, थोड़ी मोड़ी नहीं 100 करोड़ की, उसी मीटिंग से निकाला गया। और दुर्भाग्य देखिए किस ताकतवर शख्स ने पीएमओ से फोन किया कि वही अरुणपुरी आज तक का चैनल इस जहरीले इंसान को बनाए हुए हैं जो दिन भर चैनल में बैठ के जहर उगलता है। एक दीपक शर्मा जैसी पत्रकारिता होती थी जो आज तक पे स्टिंग ऑपरेशन दिखाते थे, जो आज तक पे खुलासे करते थे, और एक वर्तमान दौर के आज तक है जो एक जहरीले इंसान को अपना स्टार चेहरा बनाए हुए हैं। ये फर्क है, लेकिन देश का जनमानस देख रहा है। ये कारण है वोरा जी की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की उपयोगिता बढ़ रही है, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। इन जहरीले एंकर्स और जहरीले चैनल के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा देखा जा रहा है, और ये प्रमाण है इस बात का। और आज पड़े जीएसटी के छाप पे प्रमाण है कि यूट्यूबर्स को और धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, बिल लाया जाएगा, लेकिन वो आवाज जितना करेंगे उतना और मजबूत होगी, ये मेरा यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपको कहीं जाना भी है, बहुत जल्दी है, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। इस बीच अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो संजय जी के साथी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा एक प्रकाश जी से एक टिप्पणी लेके फिर अभिषेक जी आपके पास आता हूँ, थोड़ी इजाजत दीजिएगा मुझे। बीच में दीपक भाई अगर आपको कहीं समय की बात है आप साइन अप कर सकते हैं। एक सवाल ले लीजिए, फिर मेरा ले लीजिए, मुझे एक प्रोग्राम में बस जाना। आज अभिषेक भी काफी बीमार है वैसे, तो मैं प्रकाश जी से यही सब्जेक्ट को आगे बढ़ाता हूँ कि प्रकाश जी आपने बात सुनी, संजय शर्मा जी की भी, दीपक जी की बात भी सुनी आपने। कहीं ना कहीं सरकार के मन में डर तो है, खौफ तो है, और ये खौफ काफी ज्यादा है कि अगर ये डिजिटल मीडिया भले ही 20-25 चैनल हो, 30 चैनल हो, अगर ये इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि जनमानस को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी साइकी, उनकी सोच, उनके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं, तो एक बड़े खतरे के रूप में मोदी जी या उनकी सरकार उसको ले रही है। मैं इस विषय पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। प्रकाश जी, आप भी एक चैनल के मालिक हैं और आप भी एक चैनल चलाते हैं। देखिए दिनेश जी, दरअसल जितने लोग सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर सक्रिय, उनमें से अधिकतर वे लोग हैं जिन्होंने प्रिंट में या टेलीविजन चैनलों पर बहुत बुनियाद से काम किया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सीधे आए, उन्होंने अपने चैनल शुरू किए, तो उन लोगों की पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्धता पहले से ही है। ये नहीं कहा जा सकता कि अभी अभी पत्रकार बने और यूट्यूब पर आए हैं, पहले से ही पत्रकार हैं, प्रतिबद्ध पत्रकार हैं, मुद्दों को जानते हैं, खबरों को समझते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत का एहसास मुझे पिछले दिनों हुआ जब मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में गए। वहां झाबुआ लाइव नाम का एक चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल है, उसके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप विश्वास कर सकते हैं कि एक जिले में जो आदिवासी जिला है उसके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अब झाबुआ जिला 2 जिलों में तब्दील हो गया, झाबुआ और अलीराजपुर, तो उन्होंने अलीराजपुर लाइव अलग शुरू किया है, झाबुआ लाइव, अलीराजपुर लाइव। तो मैंने उनके संपादक से पूछा, प्रमुख से पूछा कि ये आप कैसे कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम है और हम आदिवासी इलाकों में हैं, और हमें पता है कि आदिवासी इलाकों में बिजली का सप्लाई ठीक नहीं है, अखबार वक्त पे नहीं पहुंच पाते हैं, और दूसरी बात है कि हर व्यक्ति के पास, आदिवासी हो चाहे सामान्य व्यक्ति, उसके पास मोबाइल आ गया है। उस पूरे इलाके में लोग दूर दूर रहते हैं, उनके गांव टोले दूर दूर है, पहाड़ियों पे हैं, वहां आवाजाही के बहुत साधन नहीं है। जैसे ही कोई खबर जिले में होती है तो हम उस खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं और लोग अपने गांव में बैठकर उस खबर को तत्काल देख लेते हैं। उन्होंने एक बात और बताई कि हमने हर गांव में अपने संवाददाता बना रखे, जो भी नौजवान थोड़ा पढ़ा लिखा है, हमने उससे संपर्क कर रखा कि आप, अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी खबर आपके गांव में हो रही तो आप हमें बताइए। अच्छा, गांव की बड़ी खबरें अलग तरह की होती हैं जो नरेंद्र मोदी के लायक नहीं होती, लेकिन गांव की खबरें उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर स्कूल में कोई दुर्घटना हो जाती है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, सड़क खराब है, पुल टूट गया, छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन वो खबरें हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो एक काम उन्होंने वो किया। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि जिले की राजनीति और प्रदेश की राजनीति पर अपनी बातें केंद्रित की कि क्या आदिवासियों को लुभाने के लिए सरकार जो काम कर रही है वो फायदे में है, उससे आदिवासियों का कितना फायदा हो रहा है, या विपक्ष के नेता, कांग्रेस जो विपक्ष में है
वो आदिवासियों के कल्याण की जो बात करी उसका क्या असर होगा। अगर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पदयात्रा करते हैं और आदिवासी क्षेत्रों को अपना केंद्र बनाते हैं तो उसका राजनीति पर क्या असर होगा। तो उस चैनल की प्रस्तुतकर्ता की खूबी यह है कि उसे गांव का व्यक्ति भी देखता है, भोपाल में मध्य प्रदेश की राजनीति के शीर्षस्थ नेता भी देखते हैं, और चूंकि गांव के लोग देख रहे हैं और नेता भी देख रहे हैं, प्रभावशाली लोग देख रहे हैं, तो उस जिले के तमाम प्रभावशाली लोग, नीति नियामक लोग, नीतियों पर अमल करने वाले लोग, सारे लोग उस चैनल को देखते हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक आदिवासी बहुल जिले में, उस जिले में 85% से अधिक आबादी आदिवासियों की है। बताने के लिए बात है कि केवल 15% लोग ही गैर आदिवासी हैं। उस जिले में एक यूट्यूब चैनल ने इतना इतना क्रांतिकारी काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ईमानदारी से काम करे तो न्यूज चैनल के प्रति, जो टेलीविजन चैनल है उनके प्रति लोगों की नाराजगी या असहयोग की भावना या नापसंदगी जाहिर है, लेकिन जो पसंद किए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल, वो देखिए कि वो लोगों की बात करते हैं, लोगों के लिए बात करते हैं। जब अखबार शुरू हुए तब वे लोगों की बात करते थे, तब अखबार बिकते थे। जब 1990 के दशक में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, विदेशी पूंजी मीडिया में आने लगी, बड़े बड़े पूंजीपति मीडिया के क्षेत्र में आए। इसके पहले देखिए अंबानी ने अखबार शुरू किया था, धीरू भाई अंबानी ने ऑब्जर्वर, वो अखबार नहीं चल पाया। टाटा ने अखबार की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की, वो अखबार नहीं चल पाया। यानी राजेंद्र माथुर एक बात कहा करते थे कि मीडिया ऐसी चीज है जिसका असली पाठक, जिसका असली मालिक या तो उसके पाठक है या उसके दर्शक हैं। तो कोई भी चैनल हो, कोई भी अखबार हो, उसका मालिक वो मालिक नहीं होता जो आपको दिखता, उसका मालिक उसका पाठक है या उसका यूजर है। अगर उसने चैनल को पसंद किया या उसने अखबार को पसंद किया तो ही वो अखबार या चैनल प्रभावशाली है। अब सोशल मीडिया जनता की बात करता है, लोगों की बात करता है। अब दुर्भाग्य देखिए, आने वाले खतरों की तरफ भी हम 1-2 मिनट में ध्यान दे दें कि आने वाले खतरे की जितने बड़े बड़े सरकारी चैनल है या वे चैनल है जो बड़ी बड़ी पूंजी लगाकर अरबों की पूंजी से शुरू हुए, वे भी सोशल मीडिया पर आकर अपना कब्जा करना चाहते हैं। हर बड़े चैनल का, हर बड़े अखबार का यूट्यूब चैनल है, हर बड़ा अखबार सोशल मीडिया पर। इसका मतलब ये कि सोशल मीडिया की ताकत वे जानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर टीवी चैनल के साथ हमारे यूट्यूब चैनल होंगे, जैसा अभी बताया गया कि आज तक जैसे चैनल के जो यूट्यूब, आज तक एमपी या आज तक बिहार, आज तक झारखंड जो चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पर, वे ज्यादा प्रभावशाली हैं, ज्यादा खुलकर बात करते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, सत्ता की दलाली कम करते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो मुझे लगता है कि ये सारे मीडियम जो जनता के हैं, जनता की बात करते हैं, जनता के लिए हमेशा पसंद किए जाएंगे और इनके वजूद को कोई नकार नहीं सकेगा, कोई भी सरकार आ जाए। जब उदारीकरण की बात हुई थी तब ये कहा गया था कि देश में एक ही टेलीविजन चैनल है दूरदर्शन, एक ही रेडियो है आकाशवाणी। जब हम उदारीकरण करेंगे और प्राइवेट चैनल्स आएंगे तो खबरें ज्यादा निष्पक्ष होगी। लेकिन आज मुझे लगता है, आयरॉनिक है, देखिए मुझे लगता है कि आज दूरदर्शन ही या संसद टीवी ही सबसे निष्पक्ष खबरें हैं टेलीविजन में उपलब्ध चैनलों में। तो हास्यास्पद बात है कि जो चैनल शुरू किए गए थे कि स्वतंत्र पत्रकारिता होगी, आजाद मीडिया होगा, वो मीडिया खत्म हो गया है और दूरदर्शन तो थोड़ी बहुत विपक्षी खबर एक आध बाइट दिखा भी देता है। ये चैनल जो जनता के चैनल कहलाते हैं, वे एक बाइट भी दिखाने में उनको संकोच होता है। दिनेश जी, दीपक जी को जाना है, मैं उनकी एक छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूं। क्या वास्तव में ही सत्ताधीश इतने डरे हुए हैं कि वो डिजिटल मीडिया का खौफ उसको कमजोर कर देना चाहते हैं? क्या सत्ता खिसकने का डर इतना ज्यादा है कि अब और कोई चारा नहीं बचा तो ये जो प्रभुत्व है डिजिटल मीडिया का, उसके ऊपर नकेल कसी जाए? दीपक शर्मा जी। देखिए वोरा साहब, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हिंदुस्तानी जी ने, कि जो रीच है बहुत तेजी से बढ़ी है डिजिटल मीडिया की। जैसे इन्होंने झाबुआ जिला, झाबुआ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अगर एक ट्राइबल बेल्ट में आप सोचें कि वहाँ पर पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है यूट्यूब का, डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का, फेसबुक का,
तो जाहिर तौर पर अगर रीच ज़्यादा है और कंटेंट अग्रेसिव है, एक तो रीच ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, और क्रिटिकल कंटेंट बहुत है, यानी जहाँ पर सरकार की आलोचना हो रही है, जहाँ पर सरकार को सवालों से घेरा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर सरकार की जो एक तरह से घबराहट है या बौखलाहट आप कह लीजिए वो है। और इसीलिए अश्विनी वैष्णव जो इस वक्त रेल मंत्री के रूप में ज़्यादा जाने जा रहे हैं, वो आईटी मिनिस्टर भी हैं, और उनके साथ जो चंद्रशेखर हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, यहाँ पर मेरी बात हो रही थी, कुछ हमारे मित्र थे यहाँ पर, और उनका यही कहना है कि किस तरह से डिजिटल मीडिया की घेराबंदी की जाए, किस तरह से फैक्ट चेक न्यूज़ के नाम पर पीआईबी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस तरह से सरकार की जो आईएनबी मिनिस्ट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करें, चाहे अमेंडमेंट लाना पड़े, चाहे कानून लाना पड़े, कि एक आप कह सकते हैं ताकत दी जाए आईएनबी मिनिस्ट्री को कि कहीं ना कहीं यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उस पर नकेल कसी जा सके, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर दी गई। मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे यूट्यूब चैनल थे जिनकी बहुत अच्छा सब्सक्राइबर थे, जिनको बंद किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बंद किया। तो सरकार इन चैनल्स को घेराबंदी करने जा रही है, ये सही बात है, और ये भी बात सही है कि इन चैनल्स की रीच भी बढ़ रही है। तो अगर रीच बढ़ेगी, अगर आज तक में लोग 1 करोड़ आदमी देख रहा है और सारे यूट्यूब चैनल में अगर 10 करोड़ आदमी हैं, और फेसबुक जिसका फुटप्रिंट हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और फेसबुक में भी वही कंटेंट जाता है ज़्यादातर, 80% जो हम यूट्यूब में देखते हैं वो फेसबुक के वीडियोस में भी देखते हैं। मेरा ये कहना है कि जो घबराहट है वो बहुत ही एक नेचुरल रिएक्शन है गवर्नमेंट का। आगे क्या होता है, मुझे लगता है आगे आने वाले महीने बहुत क्रूशल्स होंगे, क्योंकि एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि यूट्यूबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो संस्थाएं हैं वो भी हैं नहीं। यूट्यूबर्स के पास कोई बहुत बड़ा एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन बैकिंग के लिए नहीं है, उनका कोई एसोसिएशन नहीं है, वहाँ पर कोई इस तरह का एडिटर्स गिल्ड नहीं है। कुछ लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान देखेंगे, पाकिस्तान में यूट्यूबर्स का जो एसोसिएशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री बने तो मीडिया के अलावा उन्होंने यूट्यूबर से अलग से बात करी, उनके एसोसिएशन से। तो एक एसोसिएशन की कमी है, एक यूट्यूबर्स का एक फोरम नहीं है जो उनको एक लीगल हेल्प या इस तरह की कोई हेल्प दे सके, ये एक ड्रॉबैक है। मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू से उनका ऑर्गेनाइजेशंस रहे, एनबीएसए उनका ऑर्गेनाइजेशन है, एडिटर गिल्ड है, और भी बहुत से, अगर आप प्रिंट के देखेंगे तो अखबारों के भी अपने संस्थाएं हैं। यूट्यूबर्स के अभी कोई संस्थाएं नहीं हैं, वो होनी चाहिए, बाकी जैसे अमेरिका में है, यूरोप में है, मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया। इस तरह की कमी, अगर इसको हम देखें, और आप जैसा एक जो ब्यूरोक्रेट रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन को समझता है, अब वो पत्रकारिता कर रहा है, आप लीगल सिस्टम को समझते हैं, आप जैसे आदमी को इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक यूट्यूबर्स की एक संस्था होनी चाहिए। अभी जो संस्थाएं हैं वो बहुत छोटी हैं, उनका माइक्रो इम्पैक्ट है। एक बड़े लेवल पे पैन इंडियन संस्था होनी चाहिए जहां जो यूट्यूबर हैं वो उनसे जुड़े हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने समय निकाला और इस महत्वपूर्ण वार्ता का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके समय की बाध्यता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं अभिषेक जी आपके पास आऊंगा। मुझे लगता है कि शायद आपकी तबीयत बेटर होगी थोड़ी सी, और आप टैबलेट लेके भी बैठे हैं, मुझे पता है आपको बुखार भी है, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता का मैं सम्मान करता हूं। और आप नौजवान भी हैं, नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, भारत को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। मैं ये समझ के चलता हूं कि आजकल के दौर में नौजवान हम भी हैं। दिनेश जी ऐसा मत बोलिए, हम भी नौजवान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं तुरंत एकदम से। तो खैर, तो अभिषेक, ये जो हालात निकल कर आ रहे हैं, जहां सरकार नकेल कसने की बात कर रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी जो बाइडेन के साथ खड़े होके प्रश्नों के उत्तर देते हुए लोकतंत्र की बात करेंगे, प्रेस फ्रीडम की, माइनॉरिटीज के साथ इक्वल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, लेकिन ये एक परखा हुआ पक्ष है कि मोदी जी जो कहते हैं और जो करते हैं, उन दोनों में आपस में कोई मेल नहीं है। और ये अमेरिका में जो विरोध हुए उस बात के गवाह भी हैं, भारत में विरोध होते हैं। आप
इस परिस्थिति को किस ढंग से अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं कि आने वाले 8-10 महीनों में जो इस सरकार का रवैया होगा डिजिटल मीडिया के प्रति या फिर प्रेस के प्रति, लोकतंत्र, माइनॉरिटीज के प्रति, आप किन चीजों को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? देखिए, आने वाले वक्त में सर क्या रवैया होगा सरकार का इसको लेकर तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार की सख्ती की उम्मीद की जा रही है कि सरकार डिजिटल चैनलों को अपनी तरफ से रेगुलेट करने की भरसक कोशिश करेगी, तो ये संभावना इसकी बनी हुई है। कितना कामयाब हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। अब जैसे कि आप देखें, एक यूट्यूबर है, काफी पॉपुलर है, ध्रुव राठी, वो लंदन में बैठ के चला रहे हैं, यूरोप में कहीं, लंदन या किसी दूसरे से, जर्मनी में शायद, वहां से वो चलाते हैं। सरकार जो रेगुलेट करेगी, जो इंडियन आईपी एड्रेस को का इस्तेमाल करते हुए इंडिया में जो इंटरनेट की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ बंदिशें लागू की जाए। लेकिन आप देखते हैं कि जब बंदिशें यूट्यूब चैनल पे लगती हैं, हो सकता है उसके बाद कोई दूसरे नाम से नया चैनल आ जाए, आप कैसे रोक सकते हैं? दूसरी चीज कि न्यूज चैनल, उस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम यूट्यूब चैनल जो चल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिनकी लोकप्रियता की बात आप करते हैं, क्षेत्रीय स्तर की बात तो प्रकाश हिंदुस्तानी जी अभी बता रहे थे, उस पर मैं आऊंगा अभी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहे हैं उसमें इंडिविजुअल ब्लॉगर ज्यादा है। आप बहुतों को देख सकते हैं, उनको रोकना काफी मुश्किल होगा। फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला आएगा और सुप्रीम कोर्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर जिनकी गिनती होती रही है वो चीफ जस्टिस है अभी आज के दौर में। तो ये मामला बहुत कामयाब होगा, मुझे नहीं लगता। अभी दीपक शर्मा जी थे, इनका कोई चैनल, न्यूज चैनल नहीं है, ये इंडिविजुअल ब्लॉगर है। इनको आप कैसे रोक देंगे? पुण्य प्रसून वाजपेयी को कैसे रोक देंगे? दिनेश बोरा को कैसे रोक देंगे? अजीत अंजुम को कैसे रोक देंगे? आप रोक सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं जो एक न्यूज चैनल के नाम से रजिस्टर्ड होकर के कार्यक्रम कर रहा है। वो भी इंडिविजुअल ब्लॉगर बन के सामने आ जाएंगे, आप क्या कर लेंगे? हमारे चैनल को हैक किया गया था 4 PM को, आपको याद होगा, पिछले यूपी विधानसभा चुनाव के 1 महीने पहले, तकरीबन 4-5 दिन लग गए थे। हम लोगों ने दूसरा चैनल एक अल्टरनेटिव के तौर पर उसी दिन शुरू किया और 4 दिनों में उसके सब्सक्राइबर 80,000 हो गए थे। आप सोच सकते हैं कि लोगों के अंदर खबरों को लेकर कितनी बेचैनी है। लिहाजा इसको बैन करना बेहद मुश्किल है। रवीश कुमार जिस दिन आए यूट्यूब पर, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, यूट्यूब पर आकर के एनडीटीवी से अपने इस्तीफे का ऐलान किया, एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर उनके हो गए थे। तो आज की तारीख में यूट्यूब को बैन कर देना बहुत फिजिबल नहीं है। अगर दिनेश बोरा जी न्यूयॉर्क चले जाए, वहां बैठ के कार्यक्रम करें, कोई रोक सकता है क्या? या तो यूट्यूब ही बंद कर दिया जाए, फेसबुक ही चुनाव तक के लिए बंद कर दिया जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक बंद कर दिया जाएगा तो प्रोपेगेंडा मशीनरी चलेगी कैसे? ये सवाल भी तो है। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें करेंगी। निशिकांत दुबे एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जब रवीश कुमार के सब्सक्राइबर एक दिन में 1 मिलियन हो गए थे, उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि डिजिटल चैनलों को, उसके लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी की आवश्यकता है। आप लाइए, बिल्कुल लाइए, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करता हुआ नहीं होना चाहिए। और चुनावी साल में ये करने की कोशिश बहुत भारी पड़ती है। आपको याद होगा, हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है, आप लोगों ने देखा होगा, पी चिदम्बरम गृह राज्य मंत्री थे राजीव गांधी की सरकार में 1988 में। प्रेस को कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाना चाहते थे, डिफेमेशन का नाम दिया गया था उस दौर में। प्रकाश हिंदुस्तानी जी को भी याद होगा, सरकार को पीछे हटना पड़ा था उस बिल को लेकर के। तो आज की तारीख में सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी, कम से कम इसकी गुंजाइश मुझे नहीं लगती। इसलिए भी नहीं लगती कि दुनिया बहुत ओपन हो चुकी है। इसी देश का एक राज्य इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर चुका है, वहां का हाई कोर्ट घोषित कर चुका है कि मौलिक अधिकार का हिस्सा है, मूलभूत अधिकारों के दायरे में इंटरनेट की सुविधा आती है। तो फिर उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे रोक लेंगे? सरकार की नीयत तो सब कुछ को रोक लेने की है, सबको कंट्रोल करने की। यूट्यूब के पास कोई ऐड नहीं आता। यूट्यूब चलाने वाले लोग इनकम टैक्स की चोरी नहीं करते आमतौर पे, क्योंकि जो भी उनको यूट्यूब से मिलता है वो चोरी कर ही नहीं सकते, वो अकाउंट के माध्यम से मिलता है और उस पर उन्हें इनकम टैक्स, अगर वो टैक्स नेट में आते हैं तो उन्हें देना ही पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो लिहाजा उनको भी आप उस आधार पर भी, जैसे न्यूज चैनल के मालिकों को तंग किया जाता है, क्योंकि अधिकतर न्यूज चैनल के मालिक अब कॉर्पोरेट है, आप देखते हो, और जब कॉर्पोरेट है तो तमाम तरह के गोरख धंधे उनके साथ चलते हैं।
तो उनके पास दबने के लिए और दबाए जाने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद होते हैं। एक यूट्यूबर को कहां से दबा लेंगे, दिनेश बोरा को कहां से दबा लेंगे, अभिषेक कुमार को कहां से दबा लेंगे, प्रकाश हिंदुस्तानी को कहां से दबा लेंगे, दीपक शर्मा को कहां से दबा लेंगे? सवाल ये है। पुण्य प्रसून वाजपेयी को कैसे दबा लेंगे आप? तो जब दबाने का साधन मौजूद नहीं हो तो उस साधन को भारत के संवैधानिक दायरे में बनाना कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा और सरकार ये कर नहीं पाएगी। जी, ये आपने सही कहा। मैं तो एक बात ये कह देना चाहता हूं सर, और जो अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी क्षेत्रीय स्तर के चैनलों की बात है, जिला स्तर के चैनलों की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक हाथ में डंडा है तो एक हाथ में चांदी की प्लेट भी है। पिछले दिनों एक सर्कुलर आया था, सभी सांसदों को निर्देश दिया गया कि आपके जिले के जो यूट्यूबर है, जो जिले की डिजिटल मीडिया है, इलाके की, कस्बे और तहसील की डिजिटल मीडिया है, उनके साथ संवाद करें, उनकी रीच कितनी है और उन संवाद के बाद कैसा संवाद रहा, पार्टी के नेतृत्व को आप सूचित करें, विजुअल्स के साथ सूचित करें। यानी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तालमेल की भी कोशिशें कर रही है। अभी दीपक सर चले गए, मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के एक बड़े नेता ने मिलने के लिए बुलाया हम लोगों को, हम और दीपक जी थे, और पूछताछ की गई आपका खर्चा कैसे चलता है, क्या होता है, और तमाम तरह की बातें कही गई कि आप लोगों को किसी प्रकार की सहायता चाहिए सरकार से, ये चाहिए वो चाहिए। अब हमें तो सहायता चाहिए नहीं। उनकी मेजबानी के लिए हम लोगों ने उनका धन्यवाद किया और फिर हम लोग वापस अपने घर चले आए। तो ये चीजें भी चल रही है। जब रेगुलेट आप नहीं कर सकते, जब कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ से एक ऑफर लेकर के भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उस ऑफर के दायरे में जो लोग न्यूज चैनलों के करोड़ों को पैकेज को धत्ता बता करके, उसको लात मार करके अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, वो भला सत्ता के पैकेज को हाथ लगा देंगे, इसकी गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। जी जी, एक छोटी सी मैं एक एनेक्डोट देना चाहूंगा। कल परसों मेरी एक से बात हो रही थी, एक बड़े जानकार, एक मीडिया के बड़े जानकार हैं, नाम नहीं ले सकता उनका, एक टीवी चैनल के, तो बार बार बात कर रहे थे कि मैंने एक प्रोग्राम भी किया उसके ऊपर कि ये मोदी जी का स्टेट विजिट, तो मैंने उससे कहा था स्टेट विजिट नहीं है, नंबर 2 के रैंक का विजिट है। बोलते आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा अगर मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है तो फिर किसी के पास भी नहीं होगी। मैंने कहा ये ऑफिशियल स्टेट विजिट है जो नंबर 2 रैंक पे आता है, ये स्टेट विजिट नहीं है। तो कहता क्या फर्क क्या उसमें? मैंने कहा फर्क ये होता है कि जो स्टेट विजिट होता है वो हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट होता है अमेरिका में, और उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बोलते अच्छा, और जो आप कह रहे हो, मैंने कहा वो होता है ऑफिशियल स्टेट विजिट नंबर 2, वहां 19 तोपों की सलामी दी जाती है। और कल की आप खबर पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा मोदी जी को 19 तोपों की सलामी दी गई है। एक और फर्क बताता हूं, दर्शकों को भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, कि जब हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे कि इंग्लैंड की क्वीन या किंग आ जाएंगे, तो वहां पर जब स्टेट डिनर होता है वहां पर 21 तोपों की सलामी के साथ एक और चीज होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय व्हाइट कलर की टाई पहनते हैं, कोई इस बात को नोट नहीं करेगा, व्हाइट कलर की टाई पहनते हैं, और जो ऑफिशियल स्टेट डिनर होता है उसमें ब्लैक कलर की टाई पहनी जाती है। कल का बाइडेन की पिक्चर देखेंगे तो जो उनकी बो टाई है वो ब्लैक कलर की है, आप नोट कीजिएगा उसको, वो व्हाइट कलर की नहीं है। व्हाइट इज रिजर्व ओनली फॉर द टॉप नंबर 1 स्टेट डिनर, जो प्रेसिडेंट देना चाहे किसी को, दूसरे हेड ऑफ स्टेट को। भारत की ओर से आज तक सिर्फ एक ही हेड ऑफ स्टेट है जिनको स्टेट डिनर मिला है या स्टेट विजिट मिला है, डॉक्टर राधाकृष्णन को 1963 में। और वहां के फोटोग्राफ देखेंगे तो वहां के राष्ट्रपति ने जो उस टाइम टाई पहनी हुई सफेद रंग की है, और उनको 21 गन का सैल्यूट दिया गया था। बहुत बारीक डिफरेंसेस मैंने बताए हैं कि स्टेट विजिट और सो कॉल्ड ऑफिशियल स्टेट विजिट में क्या डिफरेंस होता है। अभिषेक, आप थोड़े से नाशाद भी, आपकी तबीयत, आप चाहो तो बीच में साइन ऑफ कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचाई आपने। मैं प्रकाश जी आपके पास आता हूं। प्रकाश जी, जो बातें दीपक ने कही, अभिषेक ने, या साथ में संजय भी बोल के गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई ना कोई खौफ तो अंदर इस टाइम छाया हुआ है। और ये इस बात को भी समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन में इन सोशल मीडिया के चैनल्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके भी चैनल्स हैं, आप भी उसके अंदर अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्या सरकार सच से इतनी डरी हुई है कि झूठ का इतना बड़ा कारोबार फैला दिया उन लोगों ने आईटी सेल के द्वारा? इतना बड़ा कारोबार है कि जहां कोई एक सच का एक दिया जलता हुआ नजर आता है, वो उस दिए को बुझाने चले आते हैं। प्रकाश जी,
दिनेश जी, सच का एक दिया ही काफी है। सच को प्रचार करने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सच को दिखावे की जरूरत नहीं है। सच अपने आप में ही इतना परिपूर्ण है कि उससे उन लोगों को खौफ लगता है जो अंधेरे के पैरोकार होते हैं। तो मुझे लगता है सच से डरना उनके लिए, आप देखिए महात्मा गांधी ने अखबार शुरू किए थे, कितना सर्कुलेशन था, 500 कॉपी थी शुरू में, जो आगे जाकर बढ़ते बढ़ते 5000 प्रतियां हुई, जो 5000 प्रतियां अधिकतम थी। तो कोई बहुत ऐसा नहीं था कि हर व्यक्ति गांधी जी के अखबार खरीद रहा था, नहीं खरीद रहे थे। यंग इंडिया कोई ऐसा कोई कितने बिकते थे अखबार, लेकिन आप देखिए कि गांधी जी के अखबार या जवाहरलाल नेहरू ने अखबार शुरू किया था, कितने लोग, कितना सर्कुलेशन था, लेकिन सच्चाई की ताकत उनके साथ थी। अंग्रेजी का एक फ्री प्रेस जर्नल मुंबई में था, जिसमें महात्मा गांधी लेटर टू द एडिटर लिखा करते थे। मतलब आप उस छोटे से अखबार की ताकत देखिए, जो अंग्रेजों के टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने एक छोटा सा अखबार था, लेकिन चूंकि महात्मा गांधी उसमें लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, इसलिए वो अखबार बहुत बड़ा हो गया, बड़ा माना गया। तो सच्चाई के लिए ये होना जरूरी नहीं है कि उसकी कितनी प्रतियां बिकती है अखबार की, या कितने करोड़ लोग उसे देखते हैं। सच्चाई के लिए सच्चाई होना ही काफी है, ऐसा मेरा मानना है। दिनेश जी, मैं दर्शक मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, थोड़ी बहुत नीचे सुपर स्टिकर का साइन होता है। और मैं सन ऑफ वासुदेव और दीप छत्री जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने हमारी छोटी छोटी सहायता भी यहाँ पर की है। और कुछ छोटे मोटे, मैं सारे नाम तो पढ़ नहीं सकता, लाहिरू हितेश हैं, प्रदीप हैं, शेख यूनिस हैं, इसके अलावा संजय गुप्ता जी हैं, साथ में कैलाश सिंघवी जी हैं, मैक्स एम हैं और राजेंद्र शेलार हैं। इसके अलावा कुछ नवीन शर्मा है, बहुत सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जसपाल भी हैं यहाँ पर और कुछ और लोग भी हैं। मैं शुक्रिया आप सबका व्यक्त करना चाहूंगा। और शुक्रिया मैं प्रकाश जी आपका भी कहना चाहूंगा कि आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। आपने खासतौर से जो झाबुआ के टीवी अपना चैनल्स की जानकारी आपने दी है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बल्कि मुझे भी लिंक भेजिएगा, मैं भी उसको देखना चाहूंगा कि वास्तव में ही 5-6 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो भी ट्राइबल बेल्ट के अंदर। ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है देखा जाए तो। शायद लगता है अशोक वानखेड़े जी जुड़ रहे हैं एक सेकंड हमारे साथ में जाते जाते। तो जी जी जी, स्वागत है आपका सर। एक मिनट, शायद लगता है उनका भी ऑफ हो गया है, मैं थोड़ा सा वेट करता हूं उनको। प्रकाश जी जब तक आते हैं, मैं आप बीच में 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए। अशोक जी शायद आ रहे हैं बीच में, उनका शुद्ध ऑफ हो गया बीच में एकदम से। जी। कहीं ना कहीं अब मुझे भी ऐसा महसूस होना शुरू हो गया, जो रीच जो है डिजिटल मीडिया की दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। और एक डर तो व्याप्त है उनके अंदर कि डिजिटल मीडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर देन सो कॉल्ड प्रिंट मीडिया एंड सो कॉल्ड अदर मीडिया। अशोक जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका जी। छोटी टिप्पणी चाहूंगा प्रकाश जी, फिर मैं अशोक जी से टिप्पणी लूंगा। फिर मैं देखिए, अगर सोशल मीडिया या यूट्यूब इतने पॉपुलर नहीं होते तो बड़े बड़े चैनल अपने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू कर रहे? बड़े बड़े चैनल अपनी फीड क्यों वहां डालते? मुझे लगता है ये एक ऐसा कारण है कि उन्हें लगता है कि उनकी पहुंच अधिकतम लोगों तक नहीं है, या है भी तो उनकी विश्वसनीयता नहीं है। दूसरी बात, अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हर हाथ में टेलीफोन है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, और वो यूट्यूब चैनल कहीं भी कभी भी खोल के देख सकता है, तो वो टेलीविजन सेट से बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। और ये बात तो सब जानते हैं कि टेलीविजन चैनल पर जो खबरें आ रही है वो खबरें कम है और विज्ञापन ज्यादा है, इसीलिए लोगों का ध्यान अब यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया की ओर जा रहा है। दिनेश जी बिल्कुल। इस बीच अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। इससे पहले संजय शर्मा जी और दीपक शर्मा जी भी थे, अभिषेक भी आज आए थे, तो महत्वपूर्ण विचार रखे। और प्रकाश जी आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत ही खुशी होगी। और बीच में अगर समय की बाध्यता है तो आप साइन अप बीच में जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं सर। तो मैं अशोक जी को छोड़कर नहीं जाना चाहता जी। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे प्रकाश भाई मेरे अग्रज है और उनका आशीष बना रहे तो अच्छा लगता है कि कोई अपने वरिष्ठ अपने साथ बैठे। तो ये अशोक जी आज बात कर रहे थे हम डिजिटल मीडिया के
जो चैनल्स हैं उनकी विश्वसनीयता की, चाहे प्रकाश जी का चैनल हो, दीपक शर्मा का हो, 4 PM हो, या कुछ अन्य चैनल्स भी हैं, एक छोटा मोटा चैनल आपके इस क्या कहते हैं कि जो बंदे सामने बैठे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं उनका भी है, तो इनका जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है, विश्वसनीयता भी बढ़ रही है, क्योंकि लग रहा है कि ये कुछ ऐसा दे रहे हैं जो गोदी मीडिया के चैनल बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और वो अब न्यूज तो देते नहीं है, न्यूज छोड़ के सब कुछ देते हैं। तो अब ये एक विश्वसनीयता हमारे अंदर बनी है लोगों की, और उसमें आप जैसे लोग जब पत्रकार आते हैं, प्रकाश जी जैसे, या दीपक, संजय हमारे साथ थे, अभिषेक थे, मुझे लगता है कि ये जो क्रेडिबिलिटी जो क्रिएट की गई है इनके द्वारा, ये बहुत बड़ी है, और शायद भारत के लोकतंत्र के लिए, मीडिया के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है। मैं इस पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा अशोक जी। देखिए दिनेश जी, जिन लोगों के आपने नाम लिए या प्रकाश जी मेरे सामने खड़े हैं, ये हम सब लोग प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हुए हम उस मेन स्ट्रीम मीडिया का ही भाग थे। लेकिन 2014 के बाद एक अघोषित आपातकाल समझिए या एक कंट्रोल्ड मीडिया हो गया कि आपको मैं वाकया याद दिलाऊं कि जब TV9 भारतवर्ष का लोकार्पण था और प्रधानमंत्री स्वयं आए थे उस चैनल में, और जब वापस जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, तो वो भूल गए थे कि उनका गाड़ी में बैठना भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। उन्होंने वही मालिकों से कह दिया कि आपने कैसे लोगों को भर के रख दिया इस चैनल में जो सब मेरे खिलाफ बोलते हैं, और 1 महीने के अंदर फिर उन लोगों को वहां से नमस्ते हो गया। तो ये चैनल में नौकरी पे लोगों को रखना या नौकरी से हटाना, ये बड़े पैमाने पे 2014 के बाद चालू हो गया। सभी अखबार मालिकों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं उन्होंने अनडू फेवर किया है, कहीं ना कहीं अखबार के मालिक या चैनल के मालिक होने की वजह से उन्होंने वायलेशन किया है। उन वायलेशन पे जब उंगली रखी जाती है तो वो फिर उनके दरबार में नृत्य करने लगते हैं, और जब वो मालिक ही नृत्य करेंगे तो बेचारा स्टाफ क्या कहेगा। मैं ऐसे कई पत्रकारों को जानता हूँ कि जो मेरे से भी ज्यादा प्रखर हो सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि घर लेके रखा है, गाड़ी लेके रखा है, बच्चे को एजुकेशन है, बहन की शादी करनी है, इसलिए नौकरी चाहिए। और नौकरी किसी भी चैनल में करेंगे या मेनस्ट्रीम मीडिया में जाएंगे तो आपको वही करना पड़ेगा जो मालिक कहता है। वहां पत्रकारिता का मूल्य को नहीं हुआ। प्रकाश जी तो हमारे वरिष्ठ है, हम ट्रेनी पत्रकार थे जब ये एस्टेब्लिश पत्रकार थे मध्य प्रदेश, तब ऐसा कभी इतना इंटरफेरेंस नहीं हुआ करता था जो आज के जमाने में है। तो कुल मिलाकर जब आपको एक जगह दबाया जाएगा तो कुछ लोग हैं जिनकी मजबूरियां हो सकती है, जिन लोगों की मजबूरियां नहीं है उन्होंने इंडिपेंडेंट माध्यम ढूंढना शुरू कर दिया, और यूट्यूब एक ऐसी जगह मिल गई, सोशल मीडिया ऐसी एक जगह मिल गई है कि आप बेबाक तरीके से बात करते हैं। आपका भी कार्यक्रम है, आपका भी एक प्लेटफॉर्म है, सभी जो दीपक जी का है, संजय जी का है, सभी लोगों का। मेरा अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं हर एक के प्लेटफॉर्म पे जाके बोलता हूँ। मैं एबीपी न्यूज पे भी मैं बहुत सालों तक मैंने एग्रीमेंट पे मैंने उनके साथ काम किया, मैंने इंडिया टीवी के साथ एग्रीमेंट पे काम किया, मैंने कई चैनल्स पे, ऐसा कोई चैनल नहीं होगा शायद जहाँ पे मैं नहीं गया। लेकिन जो माइलेज मुझे, जो आज रिकॉग्नाइजेशन जो मुझे मिलता है, वो मेरे इस सोशल मीडिया के स्टैंडिंग से मिलता है। क्योंकि लोग 2014 के बाद चाटुकारिता एक नया पूरा एक अध्याय चल रहा है, इससे लोग ऊब गए हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं वस्तुस्थिति क्या है देश में, क्योंकि वो लोग स्वयं भोग रहे हैं। यदि महंगाई, बेरोजगारी, ये चीजें लोग भोग रहे हैं और उसको कहीं वाणी देने वाला कोई मिल जाता है तो लोग उसको सुनते हैं, और जब लोग उसको सुनते हैं तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपको लोगों का रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। आज मैं कहीं भी जाता हूं तो कई बार तो ऐसा लगता है कि आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई है। परिवार के साथ आप खाना भी खाने जाओगे तो 25 लोग मिलने आते हैं रेस्टोरेंट में उठ के कि अरे आपने उस दिन बहुत अच्छा बोला, आपने ओरा जी के चैनल पे अच्छा बोला, संजय जी के वहां वो बोला, दीपक जी के साथ तो आपका शो ये देखते हैं। तो ये कुल मिला के लोग क्यों देखते हैं? इसलिए कि कोई हम एंटरटेनमेंट नहीं करते, हम कोई वेदर रिपोर्ट दिखाने के लिए छाता लेके डोलते नहीं है, क्योंकि कीचड़ में सद के नहीं आता हूं मैं कि भाई कीचड़ी कीचड़ हो रहा है सब दूर, या हाथ में बैंडेज बंधा के नहीं आता हूं कि मेरे को लग गई है, रोड में खड्डे थे। हम वस्तुस्थिति बयान करते हैं, देश में जो चल रहा है, लोग सच्चाई सुनना चाहते हैं, और जब लोग सच्चाई सुनना चाहते हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, और जब क्रेडिबिलिटी बढ़ी है तो मैं अब नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे मैं बड़ा प्रखरता से आता हूँ। उस प्लेटफॉर्म के ओनर को बाकायदा ये बोला गया कि आप क्या लंच पे के साथ बैठ सकते हैं, क्या आपसे बात करनी है।
उनको ये भी एक मैसेज दिया गया कि जब अशोक जी बोलते हैं तो अशोक जी क्या बोलते हैं, उन पे पब्लिक क्या सोचती है, उसके कुछ कटअवेज दिखा सकते हो क्या आप? उन्होंने कहा कि कौन पब्लिक के रिएक्शंस होंगे? बोले वो रिएक्शन हम आपको भेजेंगे, वो अशोक जी के वक्तव्य के बाद लगा देंगे क्या? तो ये प्रॉब्लम क्यों होने लगी? क्योंकि उनके पोल खुलने लगे। सारी दुनिया मूर्खतापूर्ण बता रही है कि स्टेट विजिट है, स्टेट विजिट है, स्टेट विजिट है। मैंने जब आपका प्रोग्राम पूरा सुना तब मुझे समझ में आ गया कि अमेरिका में भी अपना प्रोटोकॉल है। स्टेट विजिट किसको कहते हैं, वर्किंग स्टेट विजिट किसको कहते हैं, और स्टेट विजिट जैसा माने राज्य मंत्री का दर्जा देके किसी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बना दिया, लेकिन वो कैबिनेट में तो नहीं बैठ सकता। मैंने अभी बताया, अभिषेक थे तो मैं वो बता रहा था कि ये ऑफिशियल स्टेट विजिट है, नंबर 2 रैंक का है। मैंने का फर्क ये होता है कि नंबर 1 को जो हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट होता है तब 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये नंबर 2 रैंक है, उनको 19 तोपों की सलामी दी गई है। और एक फर्क और बताया आज मैंने दर्शकों को कि जब हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट होता है, मोदी जी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट नहीं है, तो हेड ऑफ स्टेट में जो राष्ट्रपति स्टेट डिनर के अंदर जो टाई या बो टाई पहन के आते हैं वो सफेद रंग की होती है, और जो ऑफिशियल स्टेट डिनर होता है जिसमें मोदी जी गए हैं वो काले रंग की टाई होती है, बो टाई होती है। आप फोटोग्राफ उठा के देख लीजिएगा। वोरा जी, आपका प्रोग्राम देखने के बाद मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल गए। उस समय से शायद कई जगह किसी प्लेटफॉर्म पे मैं आप ही का नाम लेके बोल रहा हूं कि वोरा जी के शो से मुझे पता पड़ा कि ये प्रोटोकॉल सिर्फ हमारे देश में नहीं होता भाई, अमेरिका का भी तो कुछ प्रोटोकॉल होगा। तो आप कम से कम विदेश मंत्रालय का वो लेटर तो देखिए, जो प्रेस रिलीज तो देखिए, वो क्या कहता है। हमारा विदेश मंत्रालय झूठ नहीं बोल रहा, वो वर्किंग स्टेट विजिट कह रहा है, और सारे अखबार स्टेट विजिट लिख रहे हैं, क्योंकि उनको लिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है अमेरिका क्यों भारत का वेलकम कर रहे हैं। इसके कई पॉइंट्स हैं, लेकिन ऐसा करा जा रहा है कि मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति हो गए कि उनका स्वागत हो रहा है। ये मोदी जी का स्वागत नहीं है, ये 143 करोड़ उपभोक्ताओं का स्वागत है, क्योंकि उन उपभोक्ताओं के जेब में हाथ डालने के लिए कई कंपनियां बैठी हुई है, उनको आना है। ट्रेड बैलेंस आज हमारे प्लस में है और अमेरिका के माइनस में। अब जब प्रधानमंत्री जी वहां से डील करके आएंगे तो ट्रेड बैलेंस उल्टा हो जाएगा, हम डेफिसिट में आ जाएंगे और वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। उन्हें चाइना के लिए अब अफगानिस्तान से रशिया जाने के बाद पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं रह गया अमेरिका के लिए, यूज एंड थ्रो है। आज चाइना को लड़ने के लिए उनको इंडिया चाहिए। भारत अमेरिका की मजबूरी है, ना कि नरेंद्र मोदी। जी, शायद उत्तर प्रदेश में, और वो बलात्कार होने के बाद उसका एफआईआर दर्ज नहीं होती, वो चक्कर। मुझे लगता है शायद कुछ नेट की समस्या आ रही है अशोक जी की। अमृत काल में यदि ये चीजें हो रही है देश में, तो इसको जगह कौन देगा, कौन सा चैनल देगा? गॉगल पहनने पे दलित पीटा जाता है, ये कौन सा चैनल देगा? कोई चैनल नहीं देगा। तो आज हमारे यहाँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये पूछने की भी औकात नहीं रखता प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, भारत में क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए भी आपको अक्षय कुमार चाहिए, जो राष्ट्रीय समस्या पे सवाल पूछते हैं कि आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है। प्रश्न वो नहीं है। तो जब सच्चाई सामने लाने के लिए जिन पत्रकारों की मजबूरियां नहीं है, मैं पत्रकारों को ये नहीं मानता कि उनका कोई ये है, पत्रकारों की मजबूरियां हैं जिस वजह से वो चैनलों में काम कर रहे हैं। उन मजबूरियों से मुक्त हो जाएंगे तो ऐसे हजार अशोक वानखेड़े आपको मिल जाएंगे। मजबूरियों के चलते यदि किसी दबाव में आके वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में सच्चाई लाना जिन लोगों को लगता है अपना कर्तव्य है, प्रकाश जी जैसे हैं, आप जैसे, और यदि वो प्लेटफॉर्म चला रहे तो अब सरकार को उससे तकलीफ होने लगी है। और ये मैं सही कह रहा हूं कि 2024 के पहले जो उनका नोटिफिकेशन आने का चल रहा है कि वो सत्यता न्यूज की फेक न्यूज कहलाए। यदि आपने ये कह दिया कि प्रोटोकॉल क्या क्या है अमेरिका का, ये फेक न्यूज है, फिर वो स्क्रूटिनी के लिए जाएगी, और स्क्रूटिनी करने वाले को आप चैलेंज नहीं कर सकते। यदि उनने बोल दिया कि ओरा जी ने फेक बताया कि ये स्टेट विजिट नहीं है, तो फिर आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये अघोषित आपातकाल जो चल रहा है देश में, उसका एक्सटेंशन है। राजीव गांधी के टाइम पे एक प्रेस बिल आया था और पूरे देश ने उसका विरोध किया था, और फिर वो प्रेस बिल वापस लिया गया।
एक नया बैकडोर से एंट्री हो रही है सोशल मीडिया पे लगाने के लिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ हुर्रा जी, आप कितना भी दबाइए, आवाज सच्चाई की दब नहीं सकती। यदि आप सोशल मीडिया बैन करेंगे तो हम बसों में जाके जैसे लोग बोलते हैं अपना सामान बेचते हैं, किताबें या चूर्ण बेचते हैं या नींबू का रस निकालने की मशीन बेचते हैं, यदि लोगों को सच्चाई बोलने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। हम बस स्टेशन में जाके बसों में खड़े होकर बताएंगे कि आपको हम 2 मिनट लेना चाहते हैं, भाई साहब जरा ख्याल रखिए, 2 मिनट में 2 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अमेरिका के प्रधानमंत्री की अमेरिका विजिट पे सिर्फ 2 मिनट में बोलना चाहता हूँ, ये वो सच्चाई, उतर के दूसरे बस में चढ़ूंगा। इसे सच्चाई